हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री करवाए जाए और बाकियों के लिए कहा जाए भाई उसके लिए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। नो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर, जो कक्षा 9वीं का दूसरा पार्ट है, और इसके करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे पहले हम पार्ट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि भाई उसके बेसिक वाले टॉपिक्स थे, जो इसमें से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। भाई छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसको हमने पिछली क्लास में कवर किया था, जिसमें हमने देखा था भाई बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होता है, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि और भी बेहतरीन है। चलो भाई देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है और देखते हैं कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, और इससे पहले के 10 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 1 में हम खत्म कर चुके हैं। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसने वो क्लास पिछले नहीं देखी है वो भी देख लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं ये का सेशन स्टार्ट। तो आज की क्लास में देखिए भाई, जाँच कीजिए कि ये जो आपको दे रखा है 2x + 1, 2x - 1 और x - 5, ये 3 चीज़ जो हैं वो बहुपद इसके गुणनखंड हैं अथवा नहीं हैं, ये चेक करना है भाई। ये जो 3 चीज़ है वो इसके गुणनखंड है कि नहीं है, ये चेक करना है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि भाई कोई भी संख्या दूसरे का गुणनखंड कब होती है, भाई वो गुणनखंड तब होती है जब ये इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, तब वो गुणनखंड, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा भाई 12 है और ये 4 है, तो 4 तिया 12 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। ये 4 के पहाड़े में बिल्कुल 12 आ रहा है, 4 तिया 12 और शेषफल 0 आ रहा है। ये यहाँ पर अगर शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 12 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है और 4 12 का गुणनखंड है। ठीक है, डन। चलो भाई ठीक। उसके बाद क्या किया जाए, गुणनखंड कब नहीं होता वही मैं करता भाई, इसी में 15 को 4 से भाग करता, तो भाई 4 तिया 12 होता है और शेषफल आ रहा है 3, भाई शेषफल 3 आ रहा है। अब यहाँ देखोगे भाई शेषफल 3 आ रहा है। ठीक है, शेषफल अगर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 4 15 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर पा रहा, यानी 4 15 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को लेकर इस क्वेश्चन को हमें समाप्त करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, हमें देखना है ये जो संख्या है, ये जो आपको दिख रहा है बहुपद दिख रहा है 2x + 1, ये अगर इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है, शेषफल 0 आता है, तो उस कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं कि 2x + 1 इसका गुणनखंड है। और अगर 0 नहीं आ रहा शेषफल, तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। ये तो चीज़ होती है। चलो भाई ठीक है, अब इसके लिए क्या हम इसे पूर्णतः विभाजित करेंगे? भाई इसके लिए क्या मैं इसको पूरा भाग करूं तब आएगा? तो नहीं, हम यहाँ पर शेषफल परिमेय लगाएंगे और शेषफल निकालने के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और वो कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है, पहले हमने ले लिया भाई क्या, gx ले लिया है, क्या 2x + 1 लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं px लिख लेता हूँ। भाई px क्या है हमारे पास, जिसको हमें भाग करना है, तो वो है 4x की घात 3 - 16x का वर्ग माइनस में x प्लस में 4। भाई ये चीज़ है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर देखिए भाई क्या, तो भाई gx की बात करें क्या है, भाई gx हमारे पास है 2x + 1 है। भाई gx जो है वो 2x + 1 है। डन। अब इसमें क्या करना है, हम इसको इससे पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। भाई gx को इससे विभाजित करते हैं, और विभाजित करने पर शेषफल 0 आना चाहिए। और विभाजित कैसे करेंगे, तो पूरा विभाजित नहीं करना, हमें लगाना है शेषफल परिमेय, जिसकी बात मैंने अभी की थी। भाई क्या करना है, शेषफल परिमेय में क्या होता है, तो भाई इसके सामने हमें रखना है 0, और यहाँ से x का मान निकालो, तो क्या होगा भाई, ये एक उस साइड जाएगा -1, और 2 गुना में है तो नीचे भाग में आएगा। भाई x का मान -1/2 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। इस x के मान को p के अंदर रखेंगे, तो भाई हमें निकालना है rx, शेषफल निकालना है। और शेषफल कैसे निकलेगा, तो p के अंदर हमें रखना है 1/2, तो उससे हमारा शेषफल निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें रखा 4 - 1/2 की घात 3 माइनस में 16 -1/2 है, और उसकी घात 2 है, माइनस में x है मतलब -1/2 है, और प्लस में 4 है।
भाई ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो 4 तो ठीक है, -1 की घात, भाई जब भी माइनस की घात 3 होती है, 3 का या फिर विषम संख्या होती है तो उस कंडीशन में माइनस माइनस ही रह जाता है। तो हम यहाँ पर माइनस की घात 3 करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। 2 की घात 3 की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही होगा 8 होगा। तो ठीक है भाई, हमने इसको 8 लिखा है यहाँ पे। उसके बाद बात करें -16 है। अब माइनस का वर्ग, किसी भी माइनस का वर्ग क्या होता है, वो प्लस होता है। तो भाई 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और 2 का वर्ग क्या होगा, तो ये 4 होगा, ये लिख दिया। और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 1/2 आता है, और प्लस में 4 आ गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब जो जो चीज़ें कट रही है उसको काट देते हैं। क्या कट रहा है भाई, तो यहाँ मैंने देखा 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है, और 4 चौक 16 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई क्या हमारे पास बचा है, तो ये Rx के बराबर हमें बच गया है। शेषफल जो हम Rx निकाले उसके बराबर क्या बचा है, तो -1/2 बचा है। भाई यहाँ पर लिखा हमने -1/2, भाई यही है ना, यहाँ पर -1 और नीचे 2, यही बचा है। यहाँ की बात करें तो -4 बचा है, तो लिखा -4। यहाँ पर है +1/2 और +1/4 है, तो ये भी लिख दिया, ठीक है। अब -4 से +4 कट गया और 1/2 से -1/2 कट गया, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं शेषफल 0 आ रहा है। भाई शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई शेषफल अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तब जब शेषफल 0 है तब ये gx जो 2x + 1 है वो इसको px को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब शेषफल 0 है, भाई जब शेषफल 0 है तब 2x + 1, तब भाई ये 2x + 1 जो है वो px को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे 2x + 1 px को पूर्णतः विभाजित करेगा। डन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है पहले पार्ट का, ठीक है, कि भाई इसको हमने देख लिया, ये जो है वो इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया। डन। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर, यानी दूसरे पार्ट पर, जो 2x - 1 है, इसको देखते हैं। चलो भाई इसको देख लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर पूरे को इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सीधे दूसरे पार्ट पर आते हैं। यहाँ पे इसमें हम देखेंगे यहाँ पर भाई px जो हमारे पास क्या दे रखा है, भाई ये है हमारे पास 4x की घात 3 -16x का वर्ग माइनस में x प्लस में 4 है, भाई ये चीज़ है। और अब की बार हम लेते हैं gx बराबर में क्या ले लिया, 2x - 1 ले लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसके सामने भी रखा 0, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये -1 उधर जाके +1 आएगा और ये 2 आके नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस x के मान को यहाँ पर हम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर मैंने रखा p 1/2 रखा, तो 1/2 रखते ये भी rx बनेगा, मतलब शेषफल ज्ञात होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर p 1/2 मैं निकालता हूँ तब क्या आ रहा है भाई, 1/2 हम लिखते हैं यहाँ पे, 1/2 लिखा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 है, और यहाँ आ गया 1/2 का x का वर्ग आएगा, माइनस में 16 और 1/2 आएगा, और x का वर्ग मतलब 1/2 का वर्ग है, और माइनस में 1/2 है, और प्लस में 4 है, ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका वर्ग निकालते हैं तो कितना आ रहा है, तो भाई ये 4 है, और इसको करें तो 1/4 आएगा, ठीक है। माइनस में 16 है, और इसकी बात, अच्छा यहाँ पर ये घात 3 है, ये घात 3 है, 2 नहीं है, तो इसको हमें 3 लेना है, और 3 लेते ही ये 2 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो हम इसको 8 लिख देते हैं। चलो भाई, उसके बाद यहाँ की बात करें तो ये कितना है, तो 1/4 आ गया, ठीक है। माइनस में 1/2 है, और प्लस में 4 है, ठीक है। यहाँ पर 4 चौक 16 कर दिया हमने, ठीक है, और 4 दूनी 8 कर दिया, ये भी ठीक है। अब जो भी हमारे पास बचा है उसको सामने हम लिख देते हैं, यानी अब मैंने यहाँ पर लिखा भाई ये जो p 1/2 है यही rx था, यही rx अभी हमने यहाँ देखा ना, दोनों चीज़ें बराबर हैं, rx है, तो ये शेषफल जो निकल रहा है वो यहीं पर है। इसको देखते हैं भाई, 1/2 आया है, तो भाई मैंने लिखा 1/2, ठीक है। फिर -4 है तो -4 लिखा, फिर -1/2 है, ये भी लिख दिया, और प्लस में 4 है, ये भी लिख दिया। भाई ये सारी चीज़ें वहाँ पे उतार दी मैंने। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ हमने देखा तो भाई -4 से -4 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी यहाँ से हमने देख लिया भाई ये भी इसका पूर्णतः विभाजित हो रहा है,
इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलो भाई ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद चेक करते हैं भाई तीसरे पार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब मतलब पहले लिख लेते हैं पूरा कि 2x माइनस 1 इसके बराबर में 0 लिख दिया है। 2x माइनस 1 px को पूर्णतः विभाजित पूर्णतः विभाजित कर रहा है क्योंकि Rx जो है वो 0 है। भाई Rx 0 है इसलिए 2x माइनस 1 भी इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। डन, चलो भाई ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर लास्ट वाले को भी हम चेक करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैंने लिखा भाई gx की जगह अब यहाँ पर रख दिया भाई x माइनस में 5 है और इसके बराबर 0 रखा है, तो x का मान कितना आ गया भाई, ये 5 आ जाएगा। अब इस 5 को यहाँ पर रखेंगे, मतलब अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 5 बराबर में ये rx, मतलब इससे भी शेषफल निकलेगा। और यहाँ पर जब मैंने p का मान 5 मतलब x का मान 5 रखा तो लिख सकते हैं 4 5 की घात 3 माइनस में 16 5 का वर्ग माइनस में 5 प्लस में 4, भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का 25 हो जाएगा, 25 पंच 125। डन, ठीक है। हमने क्या 4 गुने में 125 माइनस में 16 और गुने में क्या आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, माइनस में 5 है और प्लस में 4 है, भाई ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 125 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई ये 125 चौके ये 500 आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई ये चीज़ क्या है, शेषफल ही है, मतलब Rx लिख सकते हैं। इसके बराबर में लिख दिया भाई 500 लिख दिया, क्यों भाई इसका गुना 500 आ गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये कितना आएगा भाई, 25 को 16 से गुना करेंगे तो 25 को 4 से करते हैं 25 चौके 100 और ये 4 चक 16 है, मतलब 400 आएगा। भाई इसको इससे गुना करोगे 400 आएगा। तो हमने लिखा भाई माइनस में 400। ठीक है, उसके बाद ये -5 प्लस में 1 है, यानी कि कितना आ गया भाई -1 आ गया। इसको मैंने यहाँ पर देखा तो ये आ रहा है कितना भाई, ये आ रहा है 99 और 99 आ रहा है, क्योंकि ये आ गया माइनस में 401 कर रहे हैं 500 में से, तो भाई 99 आ चुका है। तो अब बताइए क्या शेषफल 0 है, तो नहीं है 0, ये शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब x माइनस 5 px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, तब ये गुणनखंड नहीं है। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि x प्लस 2 और 2x माइनस 1 जो है, ये दो चीज़ें जो हैं वो इस बहुपद के गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब क्या हो गया, मतलब ये दोनों चीज़ें इस बहुपद को पूर्णतः विभाजित करेगा। भाई गुणनखंड का मतलब क्या है, इसी के तो खंड है ये, मतलब ये इसको इससे अगर इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा, मतलब शेषफल 0 आएगा। चलो अच्छी बात है। तो इस कंडीशन से हम इसको यहाँ भाग करेंगे और भाग करने में यहाँ पर हमें दिक्कत देगा a और b। और क्या भाई a और b को क्या करें, तो भाई उसी a और b को तो हमें का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो भाई निकालते हैं भाई कैसे a और b निकलेगा। तो यहाँ पर आते हैं भाई हल में, एक मिनट, हाँ जी हल में आते हैं। तो हल की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई, इसको हमें विभाजित करना है px, जिसको विभाजित करना है उसको px माना, और ये आ गया हमारा 2x की घात 3 प्लस में ax का वर्ग और प्लस में x और प्लस में b, भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको हम करते हैं gx से भाग, जो कि है हमारे पास x प्लस में 2 है, भाई ये लिख दिया हमने। अब हमें पता है ये इसका पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, मतलब कि ये क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तब क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, gx प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं भाई, प्रश्न के अनुसार gx जो है px का गुणनखंड है। भाई px जो है gx का गुणनखंड है प्रश्न के अनुसार। तो उस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, तब
यहाँ से मैं निकालता हूँ gx बराबर में x प्लस 2 बराबर में 0 लिखा, और x बराबर में आएगा -2, और उस कंडीशन में p का मान, p में x का मान अगर -2 रखते हैं तो ये 0 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है gx px का गुणनखंड है, तो उस कंडीशन में अगर मैं gx से x का मान निकालता हूं तो वही x का मान क्या होगा, इस पूरे को शून्य कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरा गुणनखंड है वो। डन। तो हमने यहां पर रखा और शून्य के सामने कर दिया। अब इसको पूरा इलेबोरेट करके लिखते हैं। तो भाई हमने लिखा p -2, मतलब इसमें -2 रखेंगे, तो रखा तो क्या आ रहा है भाई, 2 आ गया, और ये -2 में x की घात 3 आ गया है, ठीक है भाई, और प्लस में a आ गया, और -2 x की घात 2 आ गया है, और प्लस में -2 आ गया, और प्लस में b आ गया। भाई ये चीज़ आ गई भाई, ठीक है भाई। जो x का मान -2 है उसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, और रखते ही साथ ही भाई पूरा पूरा लिख दिया हमने, और हमें पता है ये 0 है तो बराबर में 0 लिखा, भाई बराबर में 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम देख पाते हैं भाई -2 की घात 3 क्या होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है भाई, 8 आएगा, लेकिन माइनस की घात 3 है तो भाई माइनस में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं -8 को 2 से गुना किया तो -16 आएगा, और -2 का वर्ग क्या होगा, तो माइनस का वर्ग प्लस होता है, यानी 2 का वर्ग सिर्फ 4 होगा, माइनस की कोई हिसाब ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि माइनस तो प्लस हो गया। तो भाई हमने लिखा भाई +4, यहाँ पर -2 है और प्लस b है और बराबर में 0 है। यहाँ हम देख पा रहे हैं 16 और 2 कितना होता है, तो 16 और 2 18 होता है, और ये 18 उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, और हम यहाँ पर लिख पाएंगे भाई 4a प्लस में b बराबर में -18, प्लस 18 आ जाएगा। भाई यहाँ पर दोनों माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो हमने क्या क्या किया एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, तो भाई x का मान यहाँ से x प्लस 2 के बराबर में 0 लिखा, और x का मान -2 आ रहा है। इस -2 को उठा के इसमें रखा, जो कि 2 है तो 2 x की घात 3 है तो -2 की घात 3 होगा, a का a आ गया और -2 की घात 2 आएगा, और x की जगह -2 और b की जगह b आएगा, ठीक है, और इसके सामने 0 रखा है। डन। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसमें 2 की घात 3 क्या होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और 8 दूनी 16 कर दिया, और माइनस की घात 3 माइनस ही होता है, वो लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर -2 का वर्ग क्या है, तो भाई 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, और माइनस का प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस ही लेके चल रहे हैं, और -2 का -2 और b का भी है। डन, 0 चल रहा है। अब यहाँ पर 16 और 2 भाई माइनस माइनस प्लस होते तो 18 हुआ, लेकिन माइनस का, और वो उधर जाके प्लस का होगा, और ये समीकरण हमारे सामने आ गई है, पहली समीकरण। चलो भाई ठीक है, पहली समीकरण आ गई। अब आते हैं दूसरी समीकरण के लिए। जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई ये भी जो है 2x माइनस 1 जो है, यानी फिर से मैं लिखता हूं प्रश्न के अनुसार भाई क्या है यहाँ पर 2x माइनस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है भाई, ये गुणनखंड है भाई, 2x माइनस 1 जो है वो इसका गुणनखंड है, ठीक है। जब ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसके सामने 0 रखेंगे। भाई प्रश्न के अनुसार ये गुणनखंड है तो इसके सामने 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे, और उस x के मान पर ये भी पूरा 0 होगा। तो भाई इसमें करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भाई 2x माइनस में 1 बराबर में 0 लिखा, और x का मान कितना आ गया, तो ये 1 इधर जाएगा प्लस का, 2 नीचे आएगा भाग में प्लस का आएगा, x का मान 1/2 आ गया, और इसके अकॉर्डिंग p में जब मैं 1/2 रखता हूं तो ये भी 0 आएगा। भाई ये भी 0 आएगा, ठीक है। जैसे ही आप 1/2 रखोगे भाई इसी से तो निकला है, और ये इसका गुणनखंड है। अब भाई गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा भाई, x का मान भी x के मान पर ये px भी 0 आएगा। डन। अब इसको हम यहाँ रखते हैं और फिर a और b से एक समीकरण निकालते हैं। भाई 1/2 को मैंने यहाँ पर रखा, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाई लिखा 2x की घात 3 जो px हमारे पास है, पहले मैं लिख लेता हूँ, ये हमें लिखा हुआ है 2x की घात 3 प्लस में a स्क्वायर प्लस में ax का स्क्वायर प्लस में x प्लस में b। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रखना शुरू करेंगे, ठीक है। x का मान क्या है हमारे पास, तो x का मान है 1/2, ठीक है, और यहाँ 2 आ गया, ये 1/2 की घात 3 आ गया, प्लस में a आ गया और 1/2 आ गया, इसका वर्ग आ गया, प्लस में 1/2 आ गया और प्लस में b आ गया।
भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। डन। अब इसमें जो भी है उसको सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या, भाई ये रखते ही तो जीरो आएगा, तो इसके सामने जीरो भी लिखना अनिवार्य है, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, जीरो है तो है, लिखना पड़ेगा, तभी तो हम समीकरण बना पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दो, तो ठीक है, 2 की घात 3 क्या होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, मतलब 8 लिखा। ठीक है, प्लस में 1/2, 2 की वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 दूनी 4 होता है, तो हम लिख सकते हैं a/4। प्लस में 1/2 है, प्लस में b है, बराबर में 0 आ रहा है। चलो ये भी ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 से 8 कटा, मतलब 4 पर कट गया, और यहाँ से a/4, देखो a और b को यहीं रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो भाई a/4 यहीं रहने दिया, b यहीं रहने दिया, और इस 1/4 को इस साइड भेजा, और इस 1/2 को इस साइड भेज दिया। चलो भाई ये चीज़ आ गई है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे भाई इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इस 4 को इधर गुना करेंगे तो a प्लस में 4 भी आएगा। ठीक है, इधर की बात करें तो इसका एलसीएम भी 4 आएगा, और यहाँ 4 एकम 4, मतलब 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो -1, और 2 दूनी 4, मतलब 2 आ गया, और 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो -2, भाई ये आ गया। अब देख पा रहे हैं भाई 4 से 4 कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, a प्लस में 4b बराबर में -3 है। ठीक है, अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं, तो a का मान क्या आएगा, a का मान क्यों निकाले भाई, b का मान निकाल सकते हैं, भाई आंसर पिछले वाले क्या है, 4a था। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, a का ही मान निकालते हैं तो ही ठीक है। a का मान जब मैं निकालता हूँ, इस 4b को उधर भेजते हैं तो -4b और -3, ऐसा कंपलसरी नहीं, आप a का निकालो, आप b का भी निकाल सकते हो, a का भी निकाल सकते हो, लेकिन मुद्दा ये है कि a का मान निकाल कर या b का मान निकाल कर हम समीकरण पहले वाले में डाल देंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया है, और इसके अकॉर्डिंग मैं ये क्या लिखूंगा भाई, a के मान को समीकरण 1 नहीं 2 आया है, एक तो हमारे पास है पहले से, एक हमारे पास ये रहा, ये 1 है और वो 2 आ गया है। अब क्या करते हैं, a के मान, जो a का मान है, a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई a समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a का मान, समीकरण 2 से a का मान हम कहाँ रख रहे हैं भाई, 1 में रख रहे हैं, तो भाई लिख दिया हमने। एक में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखा, और 1 की बात कर रहे हैं, तो 4a प्लस b बराबर में 18 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4a प्लस b बराबर में 18, ये चीज़ आ गया। अब a की बात करें तो a कितना है, -4 भी -3 है, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसने कहा है a का मान रखना है, मतलब हमें रखना है, अभी मैंने इक्वेशन रखी है बस यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखा, और a की जगह रख दिया -4 -3, भाई -4 और b -3, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, अब इस 4 को अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा, तो भाई 4 को अंदर गुना करते हैं, -4 चौक 16 आएगा, भाई 16 लिख दिया। ठीक है, 4 तिया 12 आएगा, और प्लस में b है, बराबर में 18 है, भाई ये चीज़ आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 16 और ये b है, कितना हो जाएगा, -16 और प्लस b, -16b और प्लस b कितना होगा, -15b आएगा। इस -15b को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे तो भाई 15b आ जाएगा। ठीक है, इधर बचा -12, इस 18 को उठा के इधर लाएंगे तो -18 आएगा। ठीक है, 18 12 कितना होता है, तो ये 30 होगा, और ये आएगा 15b, और यहाँ से हम कह सकते हैं भाई b का मान कितना आ रहा है, तो 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 15 दूनी 30 कट गया, और यहाँ हम देख पा रहे हैं -2 आ गया है b का मान, भाई b का मान जो आ गया -2 आ चुका है। डन, b का मान -2 आ गया, और इस b के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। b के मान को जैसे समीकरण 2 में रखेंगे तो a भी निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या भाई, b का मान, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई b के मान को समीकरण 2 में रखने पर हम क्या देखेंगे, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या चीज़ हो गया भाई, b का मान -2, उसको यहाँ पर रख रहे हैं, तो भाई a बराबर में है -4 -3, मतलब मैंने लिखा भाई a बराबर में था -4 और b -3 था, और b का मान हमने क्या निकाला है, तो भाई b का मान हमने निकाला था -2, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पर रखा हमने -2। ठीक है, ये आ गया भाई 8 -3, और इसे कहा जाएगा भाई 5 आ गया, यानी हम देख पा रहे हैं भाई a का मान तो 5 आ गया है, और b का मान कितना आ गया है, b का मान -2 आ गया है।
डन। ए का मान 5 और बी का मान -3 आ गया और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था भाई ए और बी का मान ज्ञात करना था और वो हमारा निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे तब भाई ये आ गया और ए का मान बी का मान भी साथ में लिख देता हूँ -2, यही आंसर है इसका। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर होता है, और उसके बाद फाइनली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और क्वेश्चन में करना क्या था, करना ये था कि भी इसके बिहाफ पर इसको रखा, इससे इसको विभाजित किया और बराबर में 0 रखा और एक समीकरण आई। इससे जब इसको भाग किया गया मतलब इसमें x का मान निकाल के इसमें रखा और बराबर में 0 रखा, तब दूसरी समीकरण आई। दोनों समीकरण में क्या हुआ, पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में, एक में a का मान निकाल कर दूसरे में रख दिया, उससे हमारा b निकला और b को वापस रखा तो a निकल गया। तो इस तरह से a और b हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि इसका आंसर है। डन। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपके माइंड में सेट होगा। ये नहीं सिर्फ देखना है, देख के आप समझ तो गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जब आप कॉपी पे खुद से करोगे तब भाई गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, तो यही चीज़ आपको करनी है, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है बहुपद, ये जो दे रखा है में से क्या घटाया जाए, भाई इसमें से क्या घटाएं कि जिससे कि परिमाण जो है वो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखो इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इसको समझ पाओगे। जैसे कि मैंने क्या किया, 15 को भाग किया है 4 से, ठीक है, 4 से अगर मैं 15 को भाग करूँ तो क्या ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो देखते हैं। तो भाई यहाँ पर 4 तिया 12 हुआ और शेषफल 3 आ रहा है। ठीक है भाई, शेषफल 3 आ रहा है। अब अगर मैं कहूं कि इसमें से पहले ही मैं 3 घटा देता, यानी जो शेषफल आया है इसको अगर पहले से इसमें घटा दिया जाता, मतलब इसको मैं 12 कर देता घटा के, तो क्या ये 4 से पूरा भाग हो जाता, तो भाई बिल्कुल 4 तिया 12 होता और ये 0 हो जाता। ठीक है, मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब कहा जाए कि इसमें क्या घटाया जाए कि ये इससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसको भाग करना पड़ेगा और भाग करने पर जो शेषफल आ रहा होगा, जो भी शेषफल आ रहा होगा वही इसमें से घटाना होगा। ठीक है भाई, जो शेषफल है वही इसमें से घटाना है। चलो भाई इसको देखते हैं किस तरीके से होगा क्वेश्चन ये सॉल्व। तो यहाँ पर हम इसमें पहले हल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने px बराबर में है 4x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 माइनस 6x का वर्ग प्लस में 2x प्लस में 6, भाई ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई gx के बारे में। तो ये कितना है, तो ये हमारे पास है 2x का वर्ग प्लस में x और माइनस में 1, भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब क्या करते हैं भाई, इससे इसको विभाजित करना है और शेषफल दिखना है क्या आएगा। तो विभाजित, इसको मैं कंप्लीट विभाजित करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, विभाजित करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, एक तो विभाजित करने वाला तरीका हो गया और एक गुणनखंड वाला तरीका। अभी मैंने इसको नहीं बताया आपको, इसलिए मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, जस्ट भाग पर जा रहे हैं। ठीक है, इसके भी कई मेथड हैं, एक इसका गुणनखंड करके भी होगा, तो गुणनखंड विधि अभी नहीं बताई है, इस अकॉर्डिंग हम भाग पर आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेकार सा बन गया, थोड़ा ठीक सा बना देते हैं। इसमें क्या चीज़ है भाई, 4x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस माइनस में 6x का वर्ग प्लस 2x और प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैंने विभाजित किया है 2x वर्ग प्लस x माइनस 1 से, भाई इससे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जब विभाजित कर रहे हैं तो भाई इससे क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पे, भाई हम देख पा रहे हैं x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 4 है, मतलब x का वर्ग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है भाई, x का वर्ग लिख दिया मैंने, और क्या जा रहा है, ये 2 है ये 4 है, मतलब ये x का वर्ग पहले ज़्यादा क्या है, ये 2 है ये 4 है, तो 2 दूनी 4 आ रहा है, मतलब 2 दूनी 4, 2 के 2 बार पहाड़े में 4 आ रहा है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 2x का वर्ग ले लिया। अब इससे इसको करते हैं गुना। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 2x के वर्ग से इसको किया तो ये 4x का वर्ग 4 आ गया, भाई बहुत बढ़िया। इसको जब x से गुना करेंगे तो 2x के वर्ग को जब x से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2x के वर्ग को मैं x से गुना करूँगा तो x की घात 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये आ गया भाई प्लस में 2x की घात 3 आ गया। ठीक है भाई, आ गया। ओके, अब इसी को अगर मैं माइनस 1 से करता हूँ तो माइनस 2x का वर्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा तो भाई ये तो कट गया, सेम था, कट गया भाई, माइनस माइनस प्लस आएगा। इसकी बात करें तो माइनस 2 माइनस 4 आएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो 6 और ये -2, भाई क्या हो रहा है, -6 और +2 है, तो यानी कि
माइनस का 4 आएगा, तो -4 हमने लिख दिया, ठीक है। और प्लस में 2x है और प्लस में 6 है, ये चीज़ आ चुका है, डन। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई इसको किससे गुना करें कि आए, तो भाई इसको हम गुना कर सकते हैं -2x से, -2x से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x का वर्ग है और x का 3 है, मतलब एक x ज़्यादा है तो x लिख दिया, और 2 दूनी 4 होता है तो 2 लिखा और एक्स्ट्रा, और माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब -2x को इससे गुना करेंगे तो -2x को इससे गुना किया तो -4x की घात 3 आएगा, ठीक है। -2x को इससे गुना किया तो ये आएगा भाई -2x का वर्ग आएगा। अब -2 को 1 से किया तो +2x आएगा, ये हमारे पास आ गया, डन। इसको माइनस किया तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ये कट गया है, और 2x में से 2x गया, ये भी कट गया है, ठीक है। ये क्या बचा, -4x का वर्ग और +2x, यानी क्या बच गया हमारे पास, तो ये बच गया भाई प्लस वाला 2 है, माइनस वाला 4 है, मतलब माइनस बच गया, और प्लस में आ रहा है 6, भाई ये चीज़ आ गया, डन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर 2x का वर्ग है, 2x का वर्ग है, यानी ये इससे भाग हो सकता है, किससे करें, तो भाई यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, मतलब -1 से करना पड़ेगा, तो भाई -1 से कर दिया मैंने, ठीक है। -1 से गुना करेंगे तो ये आएगा -2x का वर्ग, -1 से इसको किया तो ये आएगा क्या, -x आएगा, ठीक है, -x कर दिया, और ये करे तो -1 को 1 से किया तो +1 आ गया, ठीक है भाई, ये +1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई ये आएगा प्लस, ये आएगा क्या प्लस, और ये आएगा माइनस, यही होगा। अब यहाँ देख सकते हैं भाई -2 + 2 कट के 0, अब ये -1x जो है, x तो है नहीं तो इसका ये प्लस होगा तो +x रहने दो, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यानी अब आप देख पा रहे हो शेषफल कितना आ गया, शेषफल ये आ गया, ठीक है, शेषफल हमारा ये आ चुका है। अब देखो क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे gx से px को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है भाई, x प्लस में 5, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, gx को से px को भाग देने पर शेषफल जो आ रहा है वो x प्लस में 5 आ रहा है, तब सीधे लिखता हूँ नीचे, तब px में से x प्लस 5 को घटाने पर, भाई जो शेषफल आता है उसको अगर मैं घटा दूं इसमें से तब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, px में से x प्लस 5 को घटाने पर gx px को पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है भाई, डन। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। जैसे कि हमने देख लिया bx में जब x प्लस 5 को घटाया जाएगा तो gx जो है px को पूर्णतः विभाजित कर देगा, जैसे कि हमने इस भाग में भी देख लिया कि भाई ये शेषफल है, इसको अगर आप इसमें घटाओगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगा, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गुणनखंड परिमेय की सहायता से हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिघातीय बहुपद आपके सामने है, त्रिघातीय, तो इसके गुणनखंड करने हैं। तो भाई करते हैं कैसे गुणनखंड होगा, तो यहाँ की बात करें मैं आपको बता दूँ, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 घात वाले का गुणनखंड करना। तो भाई करते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिखा क्या हल में कि भाई ये px है जिसका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, प्लस में 142x और माइनस में 120 आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको करना क्या है कि इसमें जो भी अचर संख्या लास्ट में है उसके गुणनखंड देख लो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यानी मैं कहूँ 120 जो होता है, ठीक है, ये 120 विभाजित है किससे भाई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +-1 से है, +-2 से है, +-3 से है और +-4 से भी है,
ठीक है, और प्लस माइनस 5 से भी है। इस तरह से बहुत सारी संख्याओं से ये विभाजित हो रहा है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको पूर्णतः शून्य कर रही है, या फिर कहा जाए इसका शून्यक है, या फिर बस शून्यक है, क्योंकि शून्यक होगा तो विभाजित कर देगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, पहले 1 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे चेक करना। ठीक है, तो हम करेंगे जब x बराबर में 1 है, तो 1 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो अब क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर देखा भाई 1 रखते ही 1 क्या 3 आ रहा है, 23 1 का वर्ग आ रहा है, प्लस में 142 गुने में 1 आ रहा है, माइनस में 120 है, ये आ रहा है। इसको जब मैंने देखा तो ये आ रहा है 1 माइनस में 23 हो गया, प्लस में 142 हो गया, और माइनस में 120 हो गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 को 142 में जोड़ेंगे क्योंकि यही दोनों प्लस के हैं, और इसमें इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के हैं। तो यहाँ लिखा 143 माइनस में 143। ठीक है, और ये संख्या दोनों मिला के 0 आ गई। ठीक है, ये दोनों संख्याएं मिला के 0 आ गई भाई, इसमें से इसको घटाया 0। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं P1 जो है, P1 जो है वो शून्य आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, P1 शून्य आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो x का मान 1 है ये इस बहुपद का शून्यक है, और शून्यक के हिसाब से कहा जाए कि तब इस 1 को उठा के इधर लेके आओ, मतलब x माइनस में 1 आएगा भाई। इस 1 को उठा के इधर लेके आना, x माइनस 1 px का गुणनखंड है। भाई px का गुणनखंड है भाई, ये यहाँ पर से डिसाइड हुआ क्योंकि x का मान 1 जब रखा तो शून्य आ रहा है, इसका मतलब इस 1 को इधर रखेंगे तो x माइनस 1 जो है वो इस px का गुणनखंड होगा। डन, अब ये गुणनखंड होने के बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है, देखो ये तो 1 आया, यहाँ पर त्रिघातीय है, 3 घात वाला बहुपद है, यानी इसके 3 शून्यक आएंगे, या फिर कहा जाए 3 गुणनखंड आएंगे। भाई 1 गुणनखंड तो आ चुका है, 2 और गुणनखंड आएंगे इसके। तो भाई इसको कैसे निकालेंगे बाकी के 2, तो उसके लिए हमें इससे इसको विभाजित करना पड़ेगा, मतलब भाग करना पड़ेगा। तो भाई भाग कर लेते हैं इसमें। यहां पर लिखा हमने भाई क्या क्या चीजें आ रही है, एक्स क्यूब माइनस में 23 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में 23 एक्स स्क्वायर, 23 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आएगा भाई प्लस में 142 एक्स, प्लस में 142 एक्स, माइनस में 120, ये चीज हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं इसको हम x माइनस 1 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमने कर दिया यहाँ पे x माइनस 1 से विभाजित कर दिया। अब विभाजित करेंगे तो कैसे विभाजित होगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x को किससे गुना करूँ कि x का वर्ग आएगा, x की घात 3 आएगा। तो भाई ये x से ये 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई x के वर्ग से करते हैं, तो करते ही आएगा x की घात 3 आएगा, और इस x के वर्ग से 1 को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, तो माइनस में x का वर्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, और इसमें से 1 कट गया, और माइनस 23 प्लस में 1 कितना होता है, तो माइनस 22 होता है। तो भाई हमने लिखा माइनस 22, एक्स का वर्ग प्लस में 142 एक्स, और माइनस में 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक्स को किससे गुना करूँ कि माइनस में 22 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो भाई इससे 1 एक्स ज़्यादा है, तो भाई हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स लिखा, और इससे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 22 है, तो मुझे माइनस 22 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, लिख दिया। इसको जब मैं इससे गुना करता हूं तो यहाँ पर गुना करते ही आ गया माइनस में 22 एक्स का वर्ग आ गया, और माइनस 22 एक्स को 1 से करेंगे तो प्लस में 22 आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ पर हमने देखा तो ये प्लस जाएगा और ये माइनस जाएगा, और ये माइनस 22 और प्लस 22 ये कट जाएगा हमारा भाई, माइनस 22 और प्लस 22 आपस में खत्म। यहाँ की बात करें भाई 142 है प्लस का और ये माइनस का है, तो 142 में से 22 गया, कितना बचा, तो भाई 120 बचा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 120 एक्स आ चुका है। ठीक है, और यहाँ की बात करिए माइनस 120 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब किससे किया जाए, तो हम देख पा रहे हैं एक्स है ये 120 एक्स है, मतलब 120 ज़्यादा है, तो हमें 120 से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 120 से किया तो 120 को x से गुना करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 120 को जब 1 से करेंगे तो ये भी 120 ही आएगा, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोनों चीज़ें कट गई और यहाँ पे कट गया, यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको इससे जब विभाजित कर रहे हैं तो हमारा भागफल जो है ये आ रहा है। यानी अब हमें कह सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पर लिखा मैंने तब x माइनस में 1, ठीक है भाई, और साथ में x का वर्ग माइनस में 22x और प्लस में 120 इक्वल टू में क्या आ रहा है, इक्वल टू में ये आएगा क्योंकि इसी को तोड़ के हमने बनाया है, x की घात 3 माइनस 23 एक्स का वर्ग प्लस में 142x
और माइनस में 120। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, डन। अब क्या करते हैं भाई, इसी को तोड़ के तो ये आया, मतलब इसी का तो गुणनखंड ये आया है, तो एक गुणनखंड तो पता है और दूसरा ये गुणनखंड आ गया, लेकिन इसको भी क्या तोड़ा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो हम इसको तोड़ते हैं। अब क्या, तो हमने लिखा है यहाँ पर x का वर्ग माइनस में 22x और प्लस में 120। भाई इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसका हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। और गुणनखंड कैसे करते हैं, तो भाई इसमें जो बीच की संख्या होती है इसको ऐसे तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर तो 22 है, ठीक है, और उसको गुना करने पर ये संख्या है जो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर एक होता है, एक को 120 से गुना किया, देखो एक को 120 से गुना किया तो ये 120 आ रहा है, ठीक है। इस बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर तो यही आए, ठीक है, और गुना करने पर ये आ जाए, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, कैसे तोड़ा जाए, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं, क्या ये 22 को मैं 10 और 12 कर सकता हूं, माइनस 10x और माइनस में 12x प्लस में 120, क्या ये किया जा सकता है, इसको क्या ये कर सकते हैं। तो भाई यहां मैंने देखा इन 10 और 12 जुड़ के 22 आ रहा है, भाई बिल्कुल आ रहा है, और 10 और 12 को गुना कर रहे हैं, क्या 120 आ रहा है, तो भाई वो भी आ रहा है, यानी दोनों स्टेप क्लियर हो रहे हैं इसके। चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो इसमें से हम लेंगे x कॉमन, तो भाई x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 10 आ गया, ठीक है। इसमें से लिया भाई 12 कॉमन, वो भी क्या माइनस 12, तो यहाँ पर आएगा x माइनस में 10 आ जाएगा। भाई 12 कॉमन लेने का मतलब है 12 से भाग करना, और माइनस 12 से जैसे ही भाग करोगे तो ये वाला प्लस आएगा, और ये माइनस 12 से भाग करोगे तो 12 दाएं 10 आएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x माइनस 10 और x माइनस 10 दो बार है, इसको एक बार हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा ये x माइनस 12, ठीक है। यानी इसी चीज को हम, ये जो हमारे पास चीज थी, एक मिनट, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो संख्या थी, मतलब ये जो समीकरण हमारे पास बहुपद था, इसको हमने तोड़कर ये लिख दिया। यानी अब हम कह सकते हैं क्या भाई, तब x प्लस 1 और क्या है भाई, इस चीज को देखो, ये x प्लस नहीं x माइनस 1 है, सॉरी x माइनस 1 है, x माइनस 1, और ये चीज क्या है हमारे पास, ये दो आ गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 10 और x माइनस 12, ठीक है भाई। यहाँ पर ये तीनों चीज़ आ गई, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तीन चीज़ आ चुकी है। अब हम बताएं इसमें ये तीन चीज़ जो हमारे पास है, ये तीनों क्या है भाई, पहली चीज़ तो इसका गुणनखंड था और दो और इसके गुणनखंड आ गए, तो हम कह सकते हैं ये तीनों चीज़ क्या हो रहे हैं, px के गुणनखंड है। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसमें आपने प्रोसेस पूरा समझ लिया भाई किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आखिरी नंबर जो अचर संख्या है उसके गुणनखंड देखो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद उस नंबर्स को इसमें रख के देखो कि कौन सा जीरो आ रहा है। ये भाई इत्तेफाक से पहला वाला ही जीरो आ गया, जरूरी नहीं है कि हर बार पहला वाला जीरो आए, हो सकता है 1 पे ना आए, -1 पे भी ना आए, 2 पे ना आए, -2 पे भी ना आए, 3 पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिलहाल ये 1 पे ही आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पे भी आता है, जैसे x के बराबर 1 पे आया तो यहाँ से इसको उठा के इधर भेजेंगे तो भाई -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये px का गुणनखंड है। तब इस कंडीशन में इसी से हम पूरे px को भाग करेंगे, और भाग करने पे जो भागफल आता है उसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इस भागफल का दोबारा से गुणनखंड किया हमने, और गुणनखंड करते देख पा रहे हैं 2 टुकड़े इसके भी टूट गए। अब ये 2 टुकड़े हो गए और एक ये हो गया, इन तीनों को मिला के कहा जाए ये तीनों के तीनों px का के गुणनखंड बन चुके हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आंसर आराम से निकल चुके हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें देखा है, जांच कीजिए क्या p+1 जो है वो इसका और इसका एक गुणनखंड है। मतलब ये क्या इन दोनों के गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या कि भाई ये क्या इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर पा रहा है, तो इसकी जांच कीजिए, मतलब है या नहीं है वो चेक करना है। तो भाई हल में आते हैं, ठीक है भाई। यहां पर हमने देखा भाई px, जब px जो है x नहीं, यहाँ पर हम करेंगे कुछ और, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। जब भी x का फंक्शन होता है, x का बहुपद होता है, तब x लेते हैं। फिलहाल x का नहीं है इसलिए x नहीं लेंगे। हम यहाँ क्या ले लेते हैं भाई, a लिख के उसके अंदर p लिख लेते हैं। कोई a फंक्शन है जिसके अंदर p डाला हुआ है, ठीक है। p मतलब ये p है, तो ये हमारे पास है p की घात 100 माइनस में 1 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, g है, और उसके अंदर हमने डाल दिया p, ठीक है। और ये कितना है, इससे भाग करेंगे p+1 से,
तब हम देखेंगे क्या इससे ये भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है। तो भाई क्या करें, पूरा भाग करें कि शेषफल परिमेय लगा दें, तो शेषफल परिमेय से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई इसके सामने हमने लिखा 0, चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से p का मान कितना आ गया, -1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस p, -1 वैल्यू पुट करेंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, -1 की घात 100 आ रहा है और माइनस में 1 है। अब भाई 1 की माइनस की घात 100 क्या होता है, तो भाई सम संख्या, 100 हमारी सम संख्या है, तो माइनस की घात प्लस ही होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये 1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। इसको घटाया तो ये 0 आ गया, भाई इसको घटा दिया तो ये 0 आ गया। यानी यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं GP AP को विभाजित करने पर जो शेषफल है शून्य आ रहा है, ठीक है, तब GP जो है AP का गुणनखंड है। डन भाई ये गुणनखंड है। यहाँ पर हमने देख लिया GP जो AP को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा है। 0 आते ही हम कह सकते हैं कि GP जो AP को का गुणनखंड होगा। भाई शेषफल 0 है मतलब गुणनखंड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले की बात करते हैं। तो अगले वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो GP है ये हमारे पास आ गया P प्लस में 1 आ गया। भाई GP जो है वो P प्लस में 1 आ गया है, इसको हम विभाजित कर रहे हैं इससे, तो यानी हमने लिख लिया भाई ये AP था, अब हमने लिख लिया B। भाई कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P 101 माइनस में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब GP को BP से विभाजित करेंगे तो इस कंडीशन में क्या है भाई, GP के बराबर हमने रख दिया 0। तो यहाँ से P का मान कितना आ रहा है, तो -1 आ रहा है। इस -1 को यहाँ पर रखेंगे तो B आ गया और यहाँ -1 आ गया और बराबर में ये आ रहा है -1 की घात 101 और माइनस में 1 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब माइनस की घात कभी भी विषम संख्या है तो वो माइनस ही आएगा, यानी हम कह सकते हैं ये कितना आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है जो कि -2 है और जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तब GP जो है BP का गुणनखंड नहीं है। भाई ये गुणनखंड नहीं है और ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि कैसे ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, वैसे अगर इसको भाग करने लग गए तो बहुत लंबा भाग हो जाता है, ठीक है। और शेषफल परिमेय से फटाफट सॉल्व हो गया। ओके भाग करोगे तो बहुत लेंथी हो, तो क्या करना, आप भाग करके भी ट्राई कर लेना, ये आपका होमवर्क, खुद से करना भाग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने शेषफल परिमेय से आपको बता ही दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा भाई x-2 और 2x-1, ये दो चीज़ें हैं जो कि इसके गुणनखंड हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो हमें बताना है कि दर्शाइए a-b जो है वो 0 है। भाई a-b 0 है, ये दर्शाना है। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या है, तो भाई px जो है वो क्या है हमारे पास, तो भाई जिसको विभाजित करना है ax का वर्ग प्लस में 5x प्लस में b है, ठीक है। उसके बाद gx की बात करें तो gx या फिर g1x करें, भाई पहले वाले की बात कर रहे हैं तो ये है x-2, ठीक है, ये आ गया। इससे ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब गुणनखंड है। मतलब मैं कह सकता हूँ प्रश्न के अनुसार भाई g1x कर दिया और g2x भी साथ में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि क्या है 2x-1, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो है वो भाई gx जो है g1x तथा g2x, भाई g1x और g2x जो है प्रश्न के अनुसार g1x और g2x px के गुणनखंड है। भाई गुणनखंड है, अर्थात क्या होगा,
भाई ये इसके गुणनखंड है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि भाई इस कंडीशन से अगर ये गुणनखंड है तब हम कह सकते हैं g1x बराबर में x माइनस 2 बराबर 0 किया और x का मान कितना आएगा यहाँ से, भाई ये 2 को उधर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं p के अंदर हमने यहाँ पर 2 रखा, ये भी भाई जैसे ये अगर इसके गुणनखंड है तो उस कंडीशन में x का जो भी माना है वो अगर p में रखते हैं तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। और वही चीज़ क्या है, इसी में यहाँ पर हम करेंगे क्या भाई g2x जो है इसके बराबर भी 0 होगा, यानी मैंने लिखा 2x माइनस में 1 जो है बराबर में 0 होगा, और x का मान कितना आ गया भाई 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रखा जाए p के अंदर मैं 1/2 रखता हूँ तब भी 0 आएगा, ये दोनों कंडीशन आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड है, तो उस कंडीशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डन भाई, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों चीज़ों को लेकर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है भाई। 1 की बात करें तो मतलब 2, यानी 2 यहाँ पर रखना है, तो 2 मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा भाई यहाँ पर रखा a और 2 का वर्ग प्लस में 5 गुने में 2 और प्लस में b और बराबर में आ रहा है 0। चलो भाई ठीक है, बराबर में 0 आ गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 4 को 1 से क्या तो 4a आ गया, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 आ गया और प्लस में b है और बराबर में 0 है। चलो भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4a प्लस में b, 4a प्लस में b, और ये 10 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये -10 आ जाएगा, ठीक है भाई, -10 आ चुका है। डन। अब हमने देख लिया, ये तो आ गई समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं आ गया, समीकरण 2 आ गया, 2 तो हो गए हमारे पास, तो समीकरण 3 मान लिया इसको, ठीक है भाई, ये समीकरण 3 आ चुका है। अब उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 से सॉल्व करना करते हैं। अभी तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 निकाल लिया, अब समीकरण 2 लेते हैं। दो से यहाँ से हम कह सकते हैं भाई x के मान को हमें क्या रखना है, 1/2 रखना है, और 1/2 हम रखते हैं। तो भाई a 1/2 का वर्ग प्लस में 5 गुने में 1/2 प्लस में b बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब a/4 आ रहा है, और b को यहीं रहने देते हैं और इसको उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं। ये क्या है, 5 एकम 5 और 5/2 है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई -5/2 आ गया, ठीक है। अब जहाँ पर हम करते हैं 4 से एलसीएम लेंगे तो 4 इधर जाएगा तो a प्लस में 4 भी आ रहा है, ठीक है, बराबर में -5/2 आ रहा है, ठीक है भाई। इस 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, और इस 2 को उधर गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, ये गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ समीकरण हमारे पास बन गई है a + 4b बराबर में -10, ठीक है। ये आ गई चौथी समीकरण, ठीक है, चौथी समीकरण आ गई। चौथी भी क्यों बनाए, हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, पूरा a का मान निकाल लेते हैं, जिससे हमें तीसरे में रखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से a का मान निकालेंगे, 4b उधर जाएगा तो -4b और -10 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास a का मान। अब इसके बाद a के मान को उठाकर समीकरण 3 में डाल देते हैं, अपने आप b आएगा। तो भाई करते हैं यहाँ पर क्या क्या भाई, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भाई, a के मान को समीकरण 3 में रखा गया। a का मान क्या है, -4 -4 भी -10 है, उसको 3 में रखा गया है, मतलब मैं रख सकता हूँ 4 और -4 माइनस में 10, और ये आ रहा है प्लस में क्या है भाई, प्लस में कि माइनस में, प्लस में b लिखा हुआ है तो हमने प्लस में b लिख दिया, ठीक है भाई। अब बराबर में कितना है, तो -10 है भाई, बराबर में हमारे पास -10 था तो -10 लिख लिया। डन। अब यहाँ से इससे एक समीकरण बनाते हैं, मतलब समीकरण क्या है, इससे तो b का मान निकलेगा सीधे। तो यहाँ पे हम 4 को अंदर गुना करते हैं तो -16 भी आ जाएगा, ठीक है, 4 × 16 आ गया। 4 को 10 से किया तो -40 आएगा, ठीक है भाई। इधर देखे तो b आ रहा है और इधर देखा तो -10 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ आप देख सकते हो -16 और +1 कितना होता है, तो भाई 15 होता है, तो हम लिख सकते हैं -15 भी। इस -40 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो आएगा -10 और प्लस में 40 आएगा, और जिसे हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है भाई 30 आएगा, और यहाँ पर b है। इस -15 को नीचे लेके आएंगे, अब यहाँ से मैंने भाग किया तो 15 दूनी 30 हो रहा है, और माइनस साइन भी है, यानी कह सकते हैं b का मान -2 आ चुका है,
डन भाई, बी का मान -2 आ गया। अब इस बी के मान को उठाकर हम किसी भी समीकरण में रखते हैं भाई, तीसरे में रख दे कि दूसरे में रख दे, दूसरा कहाँ है भाई, दूसरा तो नहीं, दूसरे में जरूरत ही नहीं है, तीसरे में रखना है, तो इसमें रख दें। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं बी का मान तो क्या होगा, तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पर बी का मान, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई बी का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर है क्या, 4a प्लस में b -10 है, तो 4a प्लस में b कितना है हमारे पास, तो b -2 है, तो -2 रख दिया, और बराबर में 10 है, ठीक है, वो भी माइनस का 10 है। इस -2 को उठा के इस साइड भेजेंगे तो 4a बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये -10 और माइनस का इधर जाके प्लस होगा, प्लस लिख दिया हमने, डन। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -8 और ये आ रहा है a, और ये नीचे 4 चला जाएगा कि 4 गुना में है, 4 नीचे भाग में आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं भाग करता हूँ तो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, और हम देखते हैं भाई a का मान आ गया है -2, ठीक है भाई, a का मान -2 आ गया है। ओके, a का मान -2 आ गया, b का मान -2 आ गया, और फाइनली हमें निकालना क्या था, तो भाई निकालना था हमें a - b बराबर में 0 निकालना था, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या, a - b कितना होगा, तो भाई इसकी बात करें तो a हमारे पास है -2, और इसमें से माइनस करेंगे -2, और ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि -2 + 2, और ये कितना आ रहा है, तो भाई ये 0 आ रहा है, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। ये LHS था और ये RHS आ गया, ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि यहाँ से a और b निकालने के बाद उसको रिलेट भी करवाया कि इस तरह का रिलेशन भी आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये भाई मैंने जैसे बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि भाई ये भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ओके, चलो भाई, इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर सेशन हमारा समाप्त होता है, कि भाई 16 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं आज के, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और भी अलग अलग टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यानी उन क्वेश्चनों की बताएं वो कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, ठीक है, तो वो जरूर देखना, क्योंकि वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आते हैं इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब ऐसा क्या खास है जो इसमें आपकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो यहाँ, दूसरी वीडियो कहीं और, तीसरी कहीं ढूंढ लेना, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आपको मिल रही है। और वो कैसे, तो यहाँ आप देख सकते हो भाई डिफरेंट तो सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, नीचे और जाओगे भाई IIT JEE NEET UPSC, बहुत सारी चीज़ें सेक्शंस हैं, ठीक है। आप जिस भी कोर्स में लाइक करते हो उस कोर्स को सेलेक्ट कीजिए और उसके कंप्लीट कोर्स को स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप कक्षा 9वीं में है तो 9वीं पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। चलो ये बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसमें जब आप देखोगे अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है 9वीं कक्षा के, तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके कंप्लीट कोर्स को आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स देखना है या फिर कोई डाउट है वो क्लियर करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते हैं आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे क्या है, पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स और भी आ जाएंगे। चलो भाई ठीक, अब इन चैप्टर्स में है क्या, तो इन चैप्टर्स में ये है, जैसे ही आप इस चैप्टर को, जैसे संख्या पद्धति को ही क्लिक करते हो, क्लिक करते ही इसमें वीडियोस की लिस्ट खुल जाएगी, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। उसमें क्या है, तो भाई उसमें बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको मिलेगा उसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं बिल्कुल बारीकियों से एडवांस लेवल तक पूरा समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन, जिसमें उदाहरण, परिमेय हो गया और चाहे प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीटेड है, ठीक है। वो
तो फिर उसका भी आप फायदा उठा सकते हो, हर चीज़ें बिल्कुल आराम से स्टडी कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद पूरे कंप्लीट चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन है, ठीक है, एक वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है, जिसके जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको चाहिए होता है भाई कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो पूरे चैप्टर को समझा दे, तो भाई वो वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, उसके बाद MCQs मिलेंगे, उसके बाद MCQs के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, यानी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज़ें यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे भाई आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, मतलब बहुत सारे आपके जो मार्क्स है वो बिल्कुल पीक पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो आपको बस करना ये है कि इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट आएगी, वीडियो पे क्लिक करना है, जो भी आपको पढ़ना है उस पर जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करते आप देखोगे इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। उसके बाद में फाइनली बताना चाहता हूँ भाई, मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, जो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कोर्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, भाई इनका फायदा आप तो उठा ही रहे हो। इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।